जय हिंद दोस्तों। तो इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे आज से हम। तो सबसे पहले इकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का पार्ट 1 वाला लेक्चर आएगा, फिर पार्ट 2 आएगा, यानी कि पूरा इकोसिस्टम आपको एनसीईआरटी में समझाया जाएगा, जो नीट और हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, या फिर यूपी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, कर्नाटक बोर्ड से, या तेलंगाना बोर्ड से, जो भी बोर्ड से हो, आपके लिए आपका सिलेबस एनसीईआरटी है। और जो ये लेक्चर है मेरा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो और इसका आपको अगर ये चाहिए पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इकोसिस्टम। टर्म किसने दिया था? ये था ट्रेंसले ने दिया था। अब बोल रहा एक पॉइंट लिखा हुआ, इट इज़ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट विथ कम्प्लेक्स इंट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको ये बता देंगे हम कि हम लोग जो पढ़े थे इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जो था जिसमें पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या देख रहे थे कि बायोटिक और एबायोटिक के बीच का इंट्रैक्शन, और एबायोटिक और एबायोटिक बीच का इंट्रैक्शन, और बायोटिक और बायोटिक के बीच में इंट्रैक्शन पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो यहाँ भी हम देखेंगे इंट्रैक्शन तो होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल यूनिट बोलेंगे। यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पे क्या होगा, कंज्यूमर लेवल पे क्या होगा, यह सारा यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है, इट इज़ ए सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट विथ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन, यानी कि सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट देमसेल्फ एंड ऑल्सो विद सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि इकोसिस्टम का, यानी इकोलॉजी का फंक्शनल यूनिट किसको बोलेंगे, तो इकोसिस्टम को बोलेंगे। ये क्या होता है कि यानी लिविंग, यानी बायोटिक और एबायोटिक के बीच और जो इंट्रैक्शन है उसका फंक्शन क्या है, आखिर करता क्या है इंट्रैक्शन करके, ठीक है। जैसे मान लिए क्या कि सन का और प्लांट का, यानी सन क्या हो गया आपका एबायोटिक हो गया, और प्लांट क्या होगा बायोटिक हो गया। वो दोनों के बीच में इंट्रैक्शन है तो क्या होता है, इससे क्या होता है उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे इस इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में जो है फोटोसिंथेसिस के लिए एक टर्म यूज किया गया है, प्रोडक्टिविटी। तो यही तो इसका फंक्शन हुआ। तो फंक्शनल रोल देखना है इकोसिस्टम में। उसके बाद देखो एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है साइज, यानी इकोसिस्टम का साइज क्या होगा, यानी स्मॉल पॉन्ड से लेकर लार्ज फॉरेस्ट, या कह सकते हैं कि सी लेवल तक, यानी छोटा सा तालाब हो, या फिर एक छोटा सा अगर वाटर ड्रॉप है उसको भी क्या बोल सकते थे, एक इकोसिस्टम बोलेंगे हम, ठीक है। यानी उसको नैनो इकोसिस्टम बोलेंगे, वो बाद में देखा जाएगा। अब बोला बायोस्फीयर क्या होता है, द इंटायर बायोस्फीयर इज़ ए ग्लोबल इकोसिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ ऑल द लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। यानी जितने भी इकोसिस्टम है सारे इकोसिस्टम को ऐड करके क्या बोलेंगे, यानी ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम को बोलेंगे बायोस्फीयर। ये किसने बोला था, बहुत सारे इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया था, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इकोसिस्टम का चार्ट दिया है, जो फ्लो चार्ट दिया है वो देख रहे हैं। देखो या तो नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो सकता है। आर्टिफिशियल को हम मैन मेड कह सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होगा, या तो टेरेस्ट्रियल होगा या तो एक्वेटिक होगा। जो लैंड सरफेस होगा उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलेंगे। तो लैंड पे क्या हो सकता है, या तो ग्रासलैंड हो सकता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है। अगर जंगल वाला है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा। अगर मान ले मरुस्थल है तो उसको डेजर्ट इकोसिस्टम बोलेंगे हम। और एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होगा, अगर फ्रेश वाटर वाला इकोसिस्टम देखा जाए तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बोलेंगे उसको, या फिर मेराइन वाटर इकोसिस्टम बोलेंगे, यानी कि सी लेवल। अब मैन मेड इकोसिस्टम की बात में 2-3 पॉइंट लिखा हुआ है। मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या क्या मैकेनिज्म हो रहा है देखते हैं। डू नॉट पोजेस सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मतलब मैन मेड यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है ये सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा। बाकी जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो सेल्फ सस्टेनेबल होता है, ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट है हैव लिटिल डाइवर्सिटी, यानी मैन मेड इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी बहुत कम होगा, सिंपल फूड चेन होगा, प्रोडक्टिविटी इसका हाई होगा, और इसका न्यूट्रिएंट का साइकिल जो है बहुत ही कम होगा, छोटा होगा, और इसमें इसका कोई बायोलॉजिकल रोल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उसी को बोला है कि सब डिवीजन ऑफ इकोसिस्टम,
तो सब डिवीजन क्या दिया है यहाँ पे, नेचुरल हुआ, आर्टिफिशियल हुआ। नेचुरल में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या क्या हो सकता है, टुंड्रा हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या देखते हैं, जैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है और मेराइन वाटर इकोसिस्टम है। मेराइन में सी होगा, ओशियन होगा। और लोटिक किसको बोलेंगे, यानी फ्रेश वाटर में लोटिक, जो बहता हुआ पानी उसको लोटिक वाटर बोलेंगे, लोटिक बोलेंगे उसके लिए, ठीक है। जैसे रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया। अटलांटिक क्या होता है, जो स्टिग्नेंट वाटर है, जो जमा हुआ पानी है, यानी पॉन्ड वाला, लेक वाला, पूल वाला, डिच वाला एंड मार्सेस। एक तरह समझो कि रुका हुआ पानी वो क्या है, लैंटिक, और बहता हुआ पानी लोटिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब लिखा है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। देखो इकोसिस्टम कंपोनेंट क्या है, बायोटिक और एबायोटिक होता है, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है। अब बायोटिक में क्या हो सकता है, यानी कि इसका फंक्शनल रोल देखना है यहाँ पे ना। तो जैसे प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है। अब कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर हो सकता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलेंगे, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होता है, जो प्रोड्यूसर को खाता है। तो प्रोड्यूसर क्या है, जितने भी प्लांट्स हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे। उसको जो खाया उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा उसको सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर बोलेंगे। यानी कि ये हार्बीवोर जो है ये एक तरह से एनिमल बोल सकते हैं इसको। इसको जो खाता है तो कार्निवोर्स हो गया, ये प्राइमरी कार्निवोर्स। यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा उसको प्राइमरी कार्निवोर्स बोलेंगे। जो सेकेंडरी को खाएगा उसको जो मतलब क्या बोलता है, प्राइमरी नहीं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है, यानी टर्शियरी कंज्यूमर बोलेंगे उसको। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक नोट्स दिया हुआ है, इस नोट्स को अच्छा से याद कर लीजिएगा। क्या दिया हुआ है, द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम किसको बोल सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम क्या है, तो ओशियन है। दूसरा क्या है, रिसेंटली डिस्कवर्ड इकोसिस्टम वेंट। कंट्रोलिंग फैक्टर इन इकोसिस्टम में, यानी इकोसिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, तो प्रेडेटर, ठीक है। उसके बाद देखें, एन इजीली डिस्टर्ब इकोसिस्टम विच कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ डैमेज फैक्टर ऑफ लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलेंस। ये क्वेश्चन था इसका AIPMT का, इसी को हम पॉइंट बना के दे दिए हैं, ठीक है, देख लीजिए एक बार। दूसरा है कि मिनिमम कंपोनेंट, यहाँ पे मिनिमम कंपोनेंट नीडेड फॉर अ इकोसिस्टम टू सर्वाइव आर प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर। यानी कोई भी इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए कम से कम क्या मिनिमम क्या होना चाहिए, प्रोड्यूसर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डिकम्पोजर होना चाहिए। तो प्रोड्यूसर मतलब क्या हो, जितने प्लांट्स होंगे, अरे प्लांट्स अगर प्लांट मर गया तो उसको सड़ाएगा कौन, डिकम्पोजर ना। तो कम से कम डिकम्पोजर तो होना ही चाहिए। और प्रोड्यूसर क्यों होना चाहिए, प्रोड्यूसर होगा ही नहीं तो डिकम्पोजर किसको डिकम्पोज करेगा, ये भी तो बात है, ठीक है। अब लेगा मैक्सिमम एनर्जी एमंग इकोसिस्टम इज कंट्रीब्यूट बाय कोरल। ये कोरल रिफ जो होता है ना, ये क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है किसमें, इकोसिस्टम में। देखो यहाँ पे लिखा है लोटिक इकोसिस्टम, रनिंग वाटर इकोसिस्टम, जैसे स्प्रिंग हो गया, स्ट्रीम हो गया, रिवर हो गया। अटलांटिक इकोसिस्टम क्या होता है, स्टिग्नेंट वाटर हो गया, जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, डिच हो गया, स्वैम्पी एरिया हो गया। केव को बोलेंगे इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, ये बोले याद रखेगा। केव क्या है, इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब लिखा स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल फीचर क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे पहला है स्पेसीज कंपोजिशन। दूसरा क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन। यानी कि स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ इकोसिस्टम में 2 पॉइंट पढ़ना है। सबसे पहला स्पेसीज कंपोजिशन और दूसरा क्या, स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्पेसीज कंपोजिशन क्या होता है वो देखते हैं। डिफर फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम, यानी स्पेसीज का जो कंपोजिशन होगा तो वो इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम क्या अलग होगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, जियोग्राफी पे डिपेंड करेगा, यानी कि टोपोग्राफी पे, यानी सरफेस स्ट्रक्चर पे एंड क्लाइमेट पे। कहने का मतलब है कि जिस टाइप का जियोग्राफी है उस टाइप का स्पीसीज वहाँ सर्वाइव करेगा, जिस टाइप का क्लाइमेट है वैसा ही वहाँ पे क्या स्पीसीज सर्वाइव करेगा। ऐसा थोड़े है जो पोलर बियर केरला में सर्वाइव करेगा, यानी कि जो बर्फ़ में रहने वाला है वो बर्फ़ में ही सर्वाइव करेगा ना, यही बात बोल रहा है।
उसके बाद लिखा है लास्ट पॉइंट कि मैक्सिमम ट्रॉपिक, यहाँ पे मैक्सिमम इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कोरल, मैक्सिमम इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कोरल लीफ, मिनिमम इन डेजर्ट एंड आर्कटिक एरिया। ये पॉइंट याद रखिए, मैक्सिमम कहाँ होगा स्पीसीज कंपोजिशन, तो रेन फॉरेस्ट में, कोरल लीफ में, और मिनिमम कहाँ होगा डेजर्ट में, आर्कटिक एरिया में। ठीक है। अब लिखा है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट लिखा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन लेयर, यानी मैक्सिमम इन ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट, मिनिमम इन डेजर्ट, याद रखेंगे। जैसे मान लो ये क्या है, ऐसा पहले करते हैं, क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ये जंगल है, ठीक है, कलर चेंज करना पड़ेगा, ये जंगल है मान लो, यहाँ पे छोटा छोटा घास है, ठीक है, और उससे बड़ा थोड़ा छोटा प्लांट है इससे, ठीक है, इससे बड़ा कुछ प्लांट होगा, इससे बड़ा कुछ प्लांट होगा, इससे बड़ा कुछ प्लांट होगा, और इससे बड़ा भी कुछ प्लांट होगा, सबसे बड़ा वाला। तो देखो एक लेवल पे T1, देखो यहाँ दूसरा लेवल T2, T3, T4, यानी कि देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, छोटा वाला घास सबसे नीचे है, उससे बड़ा वाला उसके बाद है, उससे बड़ा वाला उसके बाद है, उसके बड़ा वाला उसके बाद है। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसी को स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। जैसे देखो छोटा छोटा जंगल दिया है, हर्ब सर्ब्स हो गया, पहले हर्ब्स ग्राउंड में हर्ब्स हो गया, फिर सर्ब्स हो गया, अंडर क्या लिखा अंडर स्टोरी है, कैनोपी हो गया, फिर इमरजेंट हो गया। ये अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे है कि नहीं है, मतलब अलग अलग स्टेज पे है ना, तो इसी को तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, यही है स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, ये भी देख लीजिए। अब बोला है कि इकोसिस्टम फंक्शन, यानी कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या है, तो प्रोडक्टिविटी इसका, यानी कि फोटोसिंथेसिस होगा, एनर्जी फ्लो होगा, डिकम्पोजिशन होगा, फिर न्यूट्रन साइकिल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखते क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखो। अब प्रोडक्टिविटी देखते हैं पहले। प्रोडक्टिविटी जो है दो टाइप का हो सकता है, एक तो प्राइमरी प्रोडक्टिव हो सकता है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, और एक क्या होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगा। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। ये क्या होता है हम आगे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी देखिए कि प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स होता है किस पे, यानी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पे, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे, यानी 3 पॉइंट पे डिपेंड करेगा प्रोडक्टिविटी। अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो प्रोडक्टिविटी हाई होगा। प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, और अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबल कितना है उस पर न्यूट्रिएंट उस पर भी तो डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जितना बायोमास वो प्रोड्यूस करता है उसी को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस एज अ वेट, यानी पर ग्राम स्क्वायर, और एनर्जी, अगर वेट के रूप में इसको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, तो पर ग्राम स्क्वायर उसका क्या लेंगे, यूनिट लेंगे, और एनर्जी के रूप में तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, या फिर पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होगा। ठीक है, इज यूज टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। ये हुआ प्राइमरी प्रोडक्टिव, मतलब एक प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना वो बायोमास बनाता है, वही हुआ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एट द कंज्यूमर लेवल और हेटरोट्रॉपिक लेवल, मतलब कि पहले जो बनाया उसके बाद अगला ट्रॉपिक लेवल पे उसका स्टोरेज कितना हुआ, यानी कितना ट्रांसफ़र हुआ, उसी को बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यानी जो प्लांट है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आएगा, जो हर्बीवोर है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आएगा, या उसके बाद हर्बीवोर्स को खाने वाला का कंज्यूमर है वो क्या होगा। ठीक है, अब देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है दो टाइप से हो सकता है, या तो क्या होगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, और दूसरा क्या होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है,
यानी GPP उसको बोलेंगे, रेट एट विच प्रोड्यूसर कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू बायोमास, यानी प्लांट के द्वारा सोलर एनर्जी का यूज़ करके जो बायोमास बनाता है उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलेंगे, रेट एट विच प्रोड्यूसर मेक द स्टोर एंड फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बट also takes into account the need of organism to use the product of their one energy, यानी कि जितना वो एनर्जी बनाया यानी कि बायोमास बनाया उनमें से वो कितना यूज़ कर लिया, जो बचा हुआ रहा स्टोर रहा उसी को बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी जितना बनाया टोटल उनमें से रिस्पायरेटरी लॉस कितना लॉस हो गया, जो वही उसी को बोलेंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये पे देखिए कुछ पॉइंट दिया हुआ जैसे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलेंगे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लेफ्ट आफ्टर रिस्पायरेटरी लॉस, यानी कि लेफ्ट रिस्पायरेटरी लॉस के बाद उसके बाद कितना बच रहा है उसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुआ। मान लो तुमको दिया 100 रुपये, बोला जाओ कुछ खरीद के लगे हो, तो तुम 20 रुपये खा लिया, तो तुम्हारे पास बचा कितना, तो तुम्हारे पास बचा 80 रुपये, यानी कि 20 रुपया बर्बाद कर दिया, वो हुआ रिस्पायरेटरी लॉस, और 80 रुपये जो बचा वो हो गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे लिखा है एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर, यानी 170 बिलियन टन होता है, NCERT का पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। उसका एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव ओशियन कितना है, 55 बिलियन टन है, आउट ऑफ 170 बिलियन टन, यानी कि 170 बिलियन टन में से 55 बिलियन टन क्या है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, किसके द्वारा, तो ओशियन के द्वारा हुआ। अब अगला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहाँ गया है कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर 170 बिलियन टन, तो उनमें से देखो ओशियन में जो है ना 70% जो है अर्थ सरफेस के द्वारा होता है, और 55 बिलियन टन जो है आउट ऑफ 170 बिलियन टन ये ओशियन में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी, क्या क्या फैक्टर है, पहला फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब क्या है, ये प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है। दूसरा क्या है कि जैसे न्यूट्रिएंट हो गया, सॉइल हो गया, सॉइल मॉइस्चर हो गया, सोलर रेडिएशन हो गया, उसका कितना अवेलेबिलिटी है वो क्या है, यानी कि प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है कि फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर का फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या है उस पर भी तो डिपेंड करेगा प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि टोपोग्राफी ऑफ एरिया, यानी उस एरिया का टोपोग्राफी क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, इनके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टोपोग्राफी, अरे यही तो बताए हम टोपोग्राफी, ठीक है। देखो अब लिखा है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन क्या होता है, देखो सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच डिकम्पोजर ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करता है, यानी कि तोड़ता है, यानी कि किस में तोड़ता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जैसे कि CO2 H2O एंड न्यूट्रन। मतलब ये समझो कि जैसे प्लांट है, उसका पत्ती गिर गया, वो सड़ गया, सड़ के उसको सड़ाएगा कौन, तो वो सड़ाएगा जो डिकम्पोजर जो है वही सड़ाता है, ठीक है। ये समझो उसका सीधा सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अब लिखा है कि डेट्राइटस क्या होता है कि रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन के लिए जो रॉ मटेरियल है उसी को डेट्राइटस बोलेंगे। इट इज़ कंपोस्ट ऑफ डेड प्लांट, अच्छा
डेट्राइटस जो रॉ मटेरियल है वो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि डेड प्लांट हो गया, उसका लीफ हो गया, बार्क हो गया, फ्लावर हो गया, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल हो गया, फीकल मैटर हो गया, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो गया। ये सब क्या है, डेट्राइटस है, इसी को ना सड़ाएगा गलाएगा, डिकम्पोजर। ठीक है, अब लिखा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या क्या स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले होगा फ्रैगमेंटेशन। देखिए याद कर लीजिएगा क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन होगा, फिर लीचिंग होगा, कैटाबोलिज्म होगा, ह्यूमिफिकेशन होगा, मिनरलाइजेशन होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 स्टेप में पूरा होगा, याद रखिएगा 5 स्टेप। उसके बाद लिखा है नोट में, देखो नीचे देखो, ऑल द स्टेप इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्राइटस। यानी कि ये जो फ्रैगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया, कैटाबोलिज्म हो गया, ह्यूमिफिकेशन हो गया, मिनरलाइजेशन हो गया, ये डिकम्पोजिशन के जो स्टेप्स है ये सारे एक साथ होंगे डेट्राइटस में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज फ्रैगमेंटेशन होगा तो 10 दिन बाद लीचिंग होगा तो 15 दिन बाद कैटाबोलिज्म, नहीं, एक साथ होगा सारा काम। सबसे पहले देखते हैं फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। डेट्राइटस यानी कि अर्थवर्म ब्रेक डाउन इनटू द डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। यानी कि डेट्राइटिव वोर जो होता है, जिसको अर्थवर्म बोलेंगे, उस वो डेट्राइटस को ब्रेक करता है छोटे छोटे पार्टिकल में। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा डेट्राइटिवर्स कौन है, तो अर्थवर्म है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लीचिंग होगा। लीचिंग क्या होता है, वाटर सोलेबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आर वॉश डाउन इनटू द सॉइल। मतलब जैसे ही उसको छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ दिया, छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ दिया, जो वाटर, उसका बाद क्या होगा, वो वाटर के साथ घुल के जो पानी में चूस के अंदर चल जाएगा, उसी को लीचिंग बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसका होगा कैटाबोलिज्म। जैसे ही वो पानी के साथ अंदर गया, उसको क्या होगा, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम उस पर अटैक करेगा और उसको डिग्रेडेट करेगा। ठीक है, डिग्रेडेट करके क्या करेगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे कन्वर्ट कर देगा, यानी कि उसको सड़ाएगा, गलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ह्यूमिफिकेशन। जैसे ही कैटाबोलिज्म हो जाएगा, बैक्टीरियल फंगल एंजाइम उसमें काम कर जाएगा, तो उसका ह्यूमिफिकेशन होगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस होगा फ्रॉम द डेट्राइटस। डेट्राइटस से ह्यूमस का फॉर्मेशन हो चुका है अब। ठीक है, यानी कि ह्यूमस का फॉर्मेशन कब होता है, तो कैटाबोलिज्म के बाद। कैटाबोलिज्म में किसका एंजाइम काम करता है, याद रखेंगे, तो बैक्टीरियल एंजाइम और फंगल एंजाइम। ठीक है, उसके बाद है मिनरलाइजेशन। जैसे ह्यूमस है, ह्यूमस इज डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आर रिलीज्ड। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, पूरा साइकिल समझ गए। क्या हुआ, सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन हुआ, छोटे डेट्राइटिव वोर जो अर्थवर्म था, बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे में कन्वर्ट किया। फिर लीचिंग हुआ। लीचिंग मतलब क्या हुआ, जो वाटर सोलेबल ऑर्गेनिक मैटर था, क्या था, इनऑर्गेनिक मैटर था, वो मिट्टी के अंदर गया। फिर वहाँ पे कैटाबोलिज्म होगा। कैटाबोलिज्म में क्या होगा, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम काम करता है, वहाँ एंजाइम याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। वो इनऑर्गेनिक का सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ह्यूमिफिकेशन होगा उसका, मतलब ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ह्यूमस जो है मिनरल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता पूरा स्टेप पूरा। अब यहाँ ये पॉइंट देगा कि ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस जो है एक डार्क कोलाइडल एमरफस ऑर्गेनिक मैटर है, रिच इन लिग्निन एंड सेलुलोज। तो उसमें क्या क्या होगा, लिग्निन होगा, सेलुलोज होगा, डिकम्पोज एट अ एक्सट्रीमली स्लो रेट। यानी ह्यूमस का डिकम्पोजन बहुत स्लो रेट होता है। ठीक है, इट सर्व्स एज रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट। ये किसका काम करता है, न्यूट्रॉन का रिजर्वर है। ठीक है, पार्शियली डिकम्पोज्ड है।